ज़रा अपनी सैलरी स्लिप याद कीजिए। आई नो, दुखती रग पे हाथ रख दिया। खैर, हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी आती है। आप सोचते हैं कि इस बार थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मैं सेव कर लूँगा, लेकिन तभी नज़र पड़ती है कुछ कटौतियों पर। टैक्स कट गया, प्रोफेशनल टैक्स कट गया और कट गया पीएफ। ज़्यादातर लोग इस पीएफ डिडक्शन को देखकर बस आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि अब पीएफ में हर महीने जो अनिवार्य तौर पर जो कटने वाली रकम है उसकी एक मैक्सिमम लिमिट तय कर दी गई है, तो आपके जहन में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? यही ना कि क्या अब मेरे जो हर महीने इन हैंड सैलरी आती थी वो क्या ज़्यादा आएगी, या फिर रिटायरमेंट के लिए जो अब मेरी कम बचत होगी? ये दो तरह के आपके जहन में सवाल आएंगे। तो अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है, तो ये खबर सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य दोनों से जुड़ी हुई है। अंत तक देखिएगा। तो हुआ यह है कि ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसने पीएफ कंट्रीब्यूशन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। अब मैंडेटरी पीएफ कंट्रीब्यूशन की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1800 रुपये प्रति महीना कर दी गई है। यानी आपकी सैलरी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, अनिवार्य पीएफ कंट्रीब्यूशन का जो कैलकुलेशन है वो 15,000 रुपये की जो वेज सीलिंग है उस पर होगा, जिसका 12% यानी 1800 रुपये बनता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस फैसले से आखिर फायदा होगा किसे, कर्मचारी को या कंपनी को? क्या आपकी इन हैंड सैलरी बढ़ेगी और क्या इसका असर आपके रिटायरमेंट फंड पर भी पड़ेगा? तो आज इसी फैसले को समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम विकास वर्मा है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. सबसे पहले समझते हैं कि पीएफ आखिर होता क्या है। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, नौकरी पेशा लोगों के लिए एक तरह की बचत योजना है। हर महीने कर्मचारी की सैलरी से एक तय रकम पीएफ खाते में जमा होती है और उतनी ही रकम कंपनी भी जमा करती है। इस जमा की गई जो राशि है उस पर सरकार एक तय दर से ब्याज देती है। रिटायरमेंट, नौकरी छोड़ने पर या कुछ खास जरूरतों पर इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ईपीएफओ ने जो बात साफ की है उसके मुताबिक मैंडेटरी पीएफ कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट तक ही होगा, भले आपकी सैलरी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। यानी 15,000 का जो 12% बनता है, मोटा मोटी 1800 रुपए, वो होगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक सैलरी को भी समझ लेते हैं। तो बेसिक सैलरी आपकी सैलरी का वो तय हिस्सा होता है जिसके बेस पर कंपनी आपका पीएफ, ग्रेच्युटी, एचआरए और कई दूसरे अलाउंस को कैलकुलेट करती है। ध्यान रखिएगा, इसमें बोनस, इंसेंटिव, ओवरटाइम या अलग से मिलने वाला अलाउंस शामिल नहीं होता। अब वापस बात करते हैं मैंडेटरी पीएफ कंट्रीब्यूशन की। तो इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी है 50,000 रुपए। पहले अगर उसकी जो आपकी कंपनी है वो फुल बेसिक पर पीएफ काट रही थी तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है करीब 6,000 रुपए तक जा सकता था। लेकिन अब अगर कंपनी मैंडेटरी लिमिट तक ही कंट्रीब्यूशन रखना चाहती है तो 1800 रुपए ही पीएफ कटेगा। यानी बाकी के जो 4,200 रुपए हैं करीब करीब, वो आपकी इन हैंड सैलरी में जुड़ जाएंगे। यानी इन हैंड सैलरी आपकी बढ़कर आएगी, लेकिन पीएफ अकाउंट में हर महीने कम पैसा जमा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1800 रुपए है उससे ज्यादा पीएफ में पैसा डाल नहीं सकते। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप चाहें तो वॉलंटरी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो अपनी इच्छा से ज्यादा पैसा पीएफ में डाल सकते हैं। इसे वीपीएफ यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। लेकिन ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर ही डिपेंड करता है, जबकि कंपनी भी अपनी पॉलिसी और नियमों के हिसाब से कंट्रीब्यूशन तय कर सकती है, अनिवार्यता नहीं है। लेकिन क्या एम्प्लॉय को इससे कोई फायदा हो सकता है? तो देखिए, अगर कोई एम्प्लॉय सिर्फ 1800 रुपये पीएफ कटवाता है तो उसके हाथ में हर महीने ज़्यादा सैलरी तो आएगी, लेकिन जो पैसा पहले पीएफ में जमा होकर आपकी सेविंग के तौर पर काम आता था अब वो कम हो जाएगा, जिससे उसकी पेंशन भी कम बनेगी। पीएफ का पैसा धीरे धीरे जमा होता रहता है और उस पर सरकार ब्याज भी देती है। कई वर्षों तक जब ये पैसा जमा होता है तो आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस यानी इन्वेस्टमेंट बन जाता है। ऐसे में अगर हर महीने सैलरी में कम कटौती से शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ी राहत महसूस होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में घाटे का सौदा भी हो सकता है। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो इसे कैसे देखता है।
वहीं अगर इसे एम्प्लॉयर के यानी कंपनी के नज़रिए से देखें तो कंपनियों को इससे जो है वो पेरोल कॉस्ट को मैनेज करने में काफ़ी आसानी होगी। पहले कई बार ये कंफ्यूजन होता था कि ज़्यादा सैलरी वाले एम्प्लॉय के लिए पीएफ कितना होगा, लेकिन मैंडेटरी जो लिमिट है वो कंपनी के लिए पीएफ डिडक्शन को कैलकुलेट करना आसान कर देगी। खासकर बड़ी कंपनियां जहां हज़ारों की तादाद में लोग काम करते हैं, उनका जो पेरोल मैनेज करने वाला जो सिस्टम होता है वो थोड़ा आसान हो सकता है। इससे कंपनी को ये भी पता रहेगा कि जो पीएफ कॉस्ट कंपनी की है वो कितनी है। पीएफ कॉस्ट यानी वो पैसा जो हर महीने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मिलकर रिटायरमेंट सेविंग के लिए जमा करते हैं। तो पीएफ कोई छोटा मोटा पैसा नहीं होता, ये अमाउंट जो है ये आपकी ज़िंदगी की लंबी रेस की बचत के लिए पैसा होता है। तो फैसला लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बाकी कितना पीएफ कटवाना है ये पूरी तरह से आपका डिसीजन है। तो ये तो बात हो गई मैंडेटरी पीएफ कंट्रीब्यूशन की। अब चलते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी है टेक जाइंट एप्पल को लेकर। एप्पल ने भारत में ऐप स्टोर और आई क्लाउड के लिए कार्ड पेमेंट्स फिर से शुरू कर दिए हैं, जो आरबीआई के टोकनाइजेशन रूल्स के कंप्लायंस के बाद ही पॉसिबल हुआ है। लेकिन आरबीआई के ये टोकनाइजेशन रूल्स क्या हैं? तो जब आप किसी दुकानदार या मर्चेंट को ऑनलाइन कार्ड पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करते समय आपका असली जो कार्ड डिटेल है वो सेव नहीं होती, बल्कि उसके बदले एक टोकन जनरेट होता है जिससे आपकी पेमेंट कंप्लीट होती है। पिछले करीब 5 साल से एप्पल ने भारत में कार्ड पेमेंट का ऑप्शन बंद कर रखा था। वजह थी आरबीआई का टोकनाइजेशन लॉ। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने इन नियमों का पालन करते हुए कार्ड पेमेंट को फिर से शुरू करने की तैयारी कर ली है। फिलहाल इसका टेस्टिंग फेज चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इसे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा सकता है। दूसरी सुर्खी है सिरेमिक इंडस्ट्री से। गुजरात का मोरबी भारत का सिरेमिक इंडस्ट्री का सेंटर कहलाता है। यहाँ देश का करीब 90% सिरेमिक टाइल्स और सैनिटरी वेयर यहाँ पर बनाया जाता है। तो इन फैक्ट्रियों में जो भट्टियों को चलाने के लिए भारी मात्रा में ईंधन की ज़रूरत होती है। तो अब मिडिल ईस्ट में जो तनाव हुआ है उसकी वजह से कई यूनिट्स प्रोपेन गैस यानी एलपीजी का इस्तेमाल वहाँ पर होता था, लेकिन सप्लाई में जब दिक्कत आने लगी तो कई सिरेमिक फैक्ट्रियाँ जो हैं अब एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर शिफ्ट हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि एलएनजी एलपीजी से महंगी है, लेकिन इसके बावजूद भारत को इसे इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि मोरबी जैसे बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। और अगर टाइम पर गैस नहीं मिली तो टाइल्स और सिरेमिक के प्रोडक्शन पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को भी भारी नुकसान हो सकता है। फिलहाल आज के खर्चा पानी में इतना ही। इसे लिखा है हमारे साथी सौरभ पाल ने। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए आए हैं तो लल्लन टॉप को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया।